हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डिजिटल अतुल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि मुख्यमंत्री सीएम जी के द्वारा, जो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सीएम, उनके द्वारा एक न्यू स्कीम लॉन्च की गई है, एक फेलोशिप स्कीम लॉन्च की गई है। तो इस फेलोशिप स्कीम में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है, ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इसी फेलोशिप प्रोग्राम से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। तो जो भी लोग अभी तक इसकी नॉलेज नहीं है, जिन लोगों को अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस फेलोशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो फॉर्म किस तरह से अप्लाई करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग तो जरूर होगी, क्योंकि आखिर मैं इसी वीडियो में सब कुछ कवर करूंगा। तो आप लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आप इस वीडियो में सब कुछ सीख सकें और सब कुछ जान सकें, जिससे कि आसानी से अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकें। तो चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं आखिर ये योजना क्या है, और इसके बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं वो सब मैं आपको इसी वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो चलते हैं किसी कंप्यूटर स्क्रीन और देखें किस तरह फॉर्म को भी फिल करना है। तो ये देखिएगा, अब हम आ चुके हैं अपनी इस स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका नाम है सीएम नगरीय फेलोशिप स्कीम। हिंदी में कहना चाहे तो मुख्यमंत्री नगरीय फेलोशिप स्कीम या सीएम फेलोशिप स्कीम। तो आखिर इस स्कीम में क्या चीजें हैं, इन सबको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्कीम है क्या। ये फेलोशिप स्कीम जो सरकार की तरफ चलाई, इसमें आपको क्या बेनिफिट है, इसका मतलब क्या है। तो सिंपली अगर मतलब की बात करें, फेलोशिप का मतलब होता है एक तरह की इंटर्नशिप, एक ऐसी ट्रेनिंग जिसमें आप कुछ काम भी करते हैं और सीखते भी हैं, और साथ ही साथ आपको उसका जो है पैसा भी मिलता है। जी हाँ, उसका जो है आपको सैलरी भी मिलती है और आप सीखते भी हैं और साथ ही साथ काम भी करते हैं। इसको बोलते हैं इंटर्नशिप या फेलोशिप प्रोग्राम। तो इसी के तहत जो गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट है, उनके द्वारा जो नगर के विकास के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, डाटा एनालिसिस करना पड़ेगा, कहाँ कितना किस तरह से काम हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है, ये सारा का सारा काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो है लैपटॉप या और भी डिजिटल डिवाइसेस उपलब्ध कराए जाएंगे। हो सकता है आपको टैबलेट भी दिया जाए, क्योंकि टैबलेट यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैबलेट भी लोगों को दिया जाएगा। जी हाँ, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, तो आपको एक एक चीज़ जानकारी मिल जाएगी। तो अब चलते सीधे नोटिफिकेशन की तरफ, के थ्रू आपको बताएंगे कि क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, क्या करना है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चलते सीधे नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये है मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम हेतु आवेदन पत्र के लिए दिशा निर्देश। सबसे पहले दिशा निर्देश देखते हैं, आखिर कौन कौन लोग इसको जो है आवेदन कर सकता है और क्या करना रहेगा। तो ये देखिएगा, इसमें सबसे पहले जानते हैं आखिर इसमें काम क्या रहेगा आपका। चयनित किया जाएगा, किस लिए चयनित किया जाएगा। तो इसमें देखिए लिखा है, जैसे ऐसे आवेदक जिन्होंने प्रतिष्ठित संस्थानों से निम्नलिखित क्षेत्रों में स्नातक की पढ़ाई पूर्ण की हो, वे ही फेलोशिप कार्यक्रम के लिए चयनित होंगे। यानी कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन किन किन सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। आपकी डिजाइनिंग से रिलेटेड जो ट्रेड होती हैं, ये कौशल विकास से रिलेटेड होते हैं, वास्तुकला से रिलेटेड होते हैं, इनके तहत अगर आपने कोई कोर्स किया है, ग्रेजुएशन किया है, वो हो सकता है। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की आपने पढ़ाई की हो, तो उस आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हो, या आप भूगोल ज्योग्राफी की एसएसटी वगैरह के थ्रू अगर आपने ग्रेजुएशन किया, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इन्वायरमेंट और जलवायु के थ्रू यानी कि इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग अगर आपने कोई एजुकेशन है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में जो भी आते हैं, बीएससी नर्सिंग वगैरह, आप भी इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कौशल विकास अगर आपने कहीं कोर्स किया है, तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। विरासत वास्तुकला यानी कि वास्तुकला आप जानते हैं, संरक्षण पर्यटन संस्कृति, यानी कि आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, और ये जो पर्यटन का जो सेक्टर होता है टूरिज्म का, अगर आपने इससे रिलेटेड कुछ भी किया है, स्टडी की है, तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आपने आईटी की मशीन लर्निंग की है, आईटी की है, बीटेक वगैरह की है, तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अर्थशास्त्र, बैंकिंग, आपने बैंकिंग की स्टडी की है, अर्थशास्त्र वगैरह की स्टडी की है, तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सार्वजनिक नीति और शासन, अगर आपने इसके रिगार्डिंग भी कोई स्टडी की है, तो आप इसके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो थी कोर्सेज जो
इन कोर्सेज वालों को ही अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। तो आखिर बात करते हैं बेसिक पात्रता क्या है। तो आप इन्होंने दिया है कि प्रथम श्रेणी या उत्तीर्ण, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी अच्छे विश्वविद्यालय से होना चाहिए, एक जिसकी पहचान होनी चाहिए, ऐसे संस्थान से आपने ग्रेजुएशन किया हो और आपके कम से कम 60% अंक होने चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको हिंदी अच्छी बोलनी आनी चाहिए और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए। ना सिर्फ बोलनी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत लिखनी भी आनी चाहिए, लेकिन हिंदी तो बिल्कुल कंपलसरी है। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई ना ही करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि हिंदी वालों को यहाँ पे ज़्यादा मौका दिया जाएगा। अब पात्रता में और भी आगे हम पॉइंट देखेंगे तो उन्होंने दिया हुआ है कि जो भी विषय आपने आपको ऊपर बताए थे उसके रिलेटेड अगर आपने कोई कोर्स किया तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको कंप्यूटर नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज और मोबाइल लैपटॉप चलाना आपको अच्छे से आना चाहिए। फील्ड वर्क करने के लिए भी इच्छुक होने चाहिए। अगर आप फील्ड वर्क नहीं कर पाते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं करें। हो सकता है आपको फील्ड में भेजा जाएगा, सर्वे के लिए भेजा जाएगा, डाटा कलेक्ट करने के लिए आपको फील्ड में भेजा जाएगा, गांव में भेजा जा सकता है, शहरों में भेजा जा सकता है डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से ये काम करना रहेगा, तो इसी हिसाब से आपकी जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब जानते हैं आयु सीमा के कितने वर्ष तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्होंने अधिकतम आयु जो बताई वो है 40 वर्ष। अगर आपकी उम्र 40 साल तक है या 40 साल से कम है, यानी कि 40 साल तक के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी लोग बेरोजगार हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग 40 साल तक की उम्र के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है बात इसमें आपकी भूमिका क्या रहेगी और दायित्व क्या रहेगा। इसमें आपका दायित्व यही है कि आपको ये देखिएगा, डाटा, प्राथमिक डाटा डाटा कलेक्ट करना रहेगा, आपको सर्वे करना रहेगा, नए नए शोध करने रहेंगे। यानी कि आपका काम है डाटा कलेक्ट कीजिएगा, डाटा एनालिसिस कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा। इन सब के लिए आपको यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा, जिससे कि डाटा के थ्रू फिर देखा जाए कहाँ किस तरह का विकास हुआ है, किस तरह का विकास नहीं हुआ है। उसी हिसाब से फिर जो भी अन्य योजनाएं चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा उनको ध्यान में लाया जा सके। अब आती है रिपोर्टिंग की। तो रिपोर्टिंग आपको उसमें क्या किस तरह से रिपोर्टिंग करनी रहेगी उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। आपको जो है मासिक प्रगति रिपोर्ट, आपको जो है मंथली बेसिस पे रिपोर्ट सबमिट करनी रहेगी अपने काम के थ्रू, आपने क्या काम किया है और क्या आप उसमें कमियां पाई, ये सारा कुछ आपको रिपोर्ट करना रहेगा। इसके बाद आपको जो है त्रैमासिक रिपोर्ट, यानी कि हर 3 महीने बाद भी आपको रिपोर्ट प्रस्तुत करना रहेगा। ठीक उसी तरह से क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या काम हुआ है इसके थ्रू। देन उसके बाद आपको वार्षिक रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी, मंथली, त्रैमासिक और इसके बाद एनुअल रिपोर्ट जिसे हम बोलते हैं। तो इस तरह से आपको रिपोर्ट सबमिट करनी रहेगी। और एकत्रित आंकड़ों का संकलन, यानी कि जितना भी डाटा आपके पास में कलेक्ट होता है उसको आप अच्छे से एनालाइज कीजिए, देखिएगा उसको अच्छे से, उसको भी आपको रिपोर्ट करना रहेगा। फेलो का कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर शोधार्थियों को फेलोशिप कार्यक्रम से मुक्त करिए। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं, जो भी आपको वर्क दिया जाता है, टास्क दिया जाता है, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको वहां से निकाल भी दिया जाएगा। क्योंकि इनको साफ साफ कहना, अगर आप सही से काम करेंगे तो ये आपको रखा जाएगा वरना आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। तो ये तो थे आपकी रिपोर्ट है, आपको ये सब काम करना रहेगा। इसके लिए आपको कितनी मानदेय रहेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, ये सब कुछ आपको यहाँ पे बताया गया है। इनका कहना है कि अभ्यर्थियों को 36,000 रुपये प्रति महीने भुगतान किया जाएगा। यानी कि जो भी लोग इसके तहत जिनका सिलेक्शन होता है उनको जो है 30,000 रुपये प्रति मंथ, यानी कि प्रति महीने दिया जाएगा। मंथली आपको 30,000 रुपये दी जाएगी। और साथ ही साथ जब आप कहीं भी किसी निरीक्षण के लिए जाते हैं, सर्वे के लिए जाते हैं, उसका जो खर्चा जो आपको है वो 10,000 रुपये प्रति माह के तौर पर भुगतान किया जाएगा। यानी कि 10,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा जब से कहीं भी ट्रैवल करते हैं, तो इसके लिए भी आपको 10,000 रुपये अलग से दिया जाएगा। इस तरह से आपको जो है कुल मिला के 40,000 रुपये आपको यहाँ पे आसानी से दिया जाएगा। तो 40,000 रुपये मंथली आपको मिलेगी अगर आप इस कार्यक्रम में आपका सिलेक्शन होता है, इस स्कीम को सिलेक्शन होता है तो। अब नेक्स्ट आते हैं वार्षिक दर्शन मूल्यांकन। इसके तहत आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए स्टार्टिंग में रखा जाएगा। 1 साल तक आपको काम दिया जाएगा। अगर आपका काम अच्छा रहता है,
तो ही आपको अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, यानी आपके कार्यकाल को। इस तरह से इन्होंने इसका वो रखा हुआ है। अब देखते हैं अवकाश को, तो आपको किस तरह का अवकाश मिलेगा। तो ये देखिएगा, अनुपातिक आधार पर 1 वर्ष में 12 छुट्टी प्रदान की जाएंगी, यानी कि आपको जो है 1 साल में 12 छुट्टियां ही दी जाएंगी। अब बात करते हैं चयन की प्रक्रिया। तो इस शोधकर्ताओं के चयन के लिए नगर विकास विभाग वेबसाइट arniurban.updc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आपको ऑनलाइन करना रहेगा। इसके साथ 300 से 500 शब्दों के उद्देश्य विवरण अपलोड करना अनिवार्य होगा। आपको जो है 300 से 500 शब्दों का जो है एक उद्देश्य विवरण भी देना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो भी आवेदन प्राप्त होता है उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, वरिष्ठ अधिकारियों को उनको दिखाया जाएगा आप किस तरह से कुशल हैं, क्या है आपकी एजुकेशन वगैरह। देन उसके आधार पर ही स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो डिसीजन लेगी किसको रखना है किसको नहीं रखना है। तो इस तरह से आपके यहाँ पे सिलेक्शन रहेगा। तो परीक्षण की बात करें तो या 40 वर्ष की उम्र तक के लोग इस यहाँ पे कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अभ्यर्थियों की जो पात्रता है वो 60% अंक होनी चाहिए। कोई भी डुप्लीकेट ईमेल आईडी फ़ोन नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आप ऑलरेडी कहीं पे लगा हुआ हो, या ऑलरेडी आप एक साथ दो दो आवेदन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस, आप उसको लगाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है वरीयता दी जाएगी, आपको पहले सेलेक्ट किया जाएगा अगर आपके पास कोई कार्य अनुभव है तो। फ्रेशर्स के लिए थोड़ा इस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा उनको लॉस रहता है, क्योंकि हर जगह पे वर्क एक्सपीरियंस वालों को ही पहले वरीयता दी जाती है। तो कुछ इनका ये शेड्यूल आप देख पा रहे हैं। स्नातक 60 से 70 के बीच में इनको 15 अंक दिया जाएगा। 70% से ऊपर अगर आपके ग्रेजुएशन में है तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह आपने किया है और 60% से ज़्यादा है तो आपको 25 मार्क्स दिया जाएगा। तो ये इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसके थ्रू यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि किस कैंडिडेट को हमें यहाँ पे लेना है। क्योंकि अन्य मापदंड हैं, प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री शीर्ष होनी चाहिए। अगर आपने कुछ अलग से काम किया है, जैसे कि आप खेल वगैरह किया है, इन सब कुछ आपको अलग से फायदा मिलेगा। तो इनके थ्रू आप ये देखते हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बहुत से लोग करते रहते हैं, जो कि खेल के अंतर्गत आते हैं, स्पोर्ट्स कोटा लगता है, उसके तहत भी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट दिए जाएंगे जिसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। उसके साथ अगर आपने आईटीआई किया है या आईटी से किसी अन्य कौशल विकास का कोर्स किया है, उसके तहत भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से आपके यहाँ पे कुछ ना कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, ऐसे ही लोगों को यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे। इसके साथ ही साथ आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू आपका जो है वो 25 नंबर का रहेगा। तो आप देखिएगा इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें ये आपसे कलेक्ट करेंगे, इंटरव्यू होगा तब जाके आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। तो ये थी सारी जानकारियाँ। प्रशिक्षण का कार्य आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ट्रेनिंग भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ट्रेनिंग आपको जो है लखनऊ द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। बाकी की ये जो शर्तें हैं इसकी मैं जो पीडीएफ है वो मैं आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें आप जान लीजिएगा। आप हम आखिर बात करना आपको इसको ऑनलाइन कैसे करना है, आपको ऑनलाइन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है मुख्यमंत्री नगरीय फेलोशिप या फिर यूपी सीएम फेलोशिप स्कीम। इतना जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो वेबसाइट ओपन होगी आपको उस वेबसाइट पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी, urban.upsdc.gov.in। इस वेबसाइट की लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप जहाँ से भी डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आके आवेदन कर सकते हैं। चलिए आप देखते हैं आखिर आवेदन कैसे करना है। तो ऐसा थोड़ा आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सारा दिशा निर्देश आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये यहाँ पढ़ना चाहे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है मैंने सीएम नगरीय फेलोशिप 2023 की सारी नियम शर्तें पढ़ ली हैं, यहाँ पे इसको टिक करना रहेगा और यहाँ पे आगे बढ़े पे क्लिक करें। चलिए ओपन हो गई है। तो आपको क्या करना है अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, जेंडर मेल फीमेल जो भी आप वो डाल देना है। डेट ऑफ आपकी जन्मतिथि आपको यहाँ पे फिल कर देनी है।
नेशनलिटी आप कहाँ से आते हैं, इंडियन है तो इंडियन डालिएगा। पिताजी का नाम डालिएगा, फादर्स नेम डालिएगा। मदर्स नेम यहाँ पे आपको डालना होगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने ग्रेजुएशन यहाँ पे कंपलसरी आपकी ग्रेजुएशन होनी ही चाहिए, स्नातक आपका होना ही चाहिए। आपके कम से कम 60% नंबर भी होने चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ 60% है या नहीं है, अगर है तो यस कीजिएगा वरना नो कीजिएगा। नो करेंगे तो आपका काम यही खत्म हो जाएगा, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको यस ही करना है। तो वही लोग आवेदन करें जिनके 60% नंबर आए हुए हैं ग्रेजुएशन में। देन इसके बाद आपका एड्रेस पूछा जाएगा, आपका मकान नंबर, तो मकान नंबर डाल दीजिएगा। मकान नंबर नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा। किस सिटी से आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं, सिटी डाल दीजिएगा। स्ट्रीट लोकेलिटी अपना एड्रेस डालिएगा, किस मोहल्ले से हैं। स्टेट आप डालिएगा, उत्तर प्रदेश है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। कोई लैंडमार्क हो, निशानी हो तो उसको यहाँ डाल दीजिएगा, और बाकी पिन कोड आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर आपका ये एड्रेस बिल्कुल परमानेंट एड्रेस की तरह सेम है तो यहाँ पे सेम एज पे यहाँ पे टिक करेंगे, और टिक करने के बाद आपका सेम टू सेम एड्रेस यहाँ भी फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है 10 नंबर पे जो है यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डाल दीजिए। कोई अगर आप कोई और भी नंबर यूज़ करते तो यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। अब यहाँ से पूछा था आइडेंटिटी कार्ड ने आप कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ लगाना चाहते हैं। आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आई। आप चाहें तो आज सबसे बेस्ट रहेगा आप आधार कार्ड ही यूज करें। आधार कार्ड अपना डाल लीजिएगा। आधार कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिटी कार्ड नंबर। अगर आप आधार कार्ड डालते हैं तो आधार कार्ड का नंबर डालेंगे यहाँ पे। अगर आप पैन कार्ड डालते हैं तो पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। वोटर आई डी यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आपको वोटर आई का नंबर ही डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद में फिर आपको नीचे आ जाना है ईमेल आईडी। अब यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी रहेगी। आपको जो भी ईमेल आईडी, आपको ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद से पूछा जाए क्या आप फिजिकली चैलेंज है। इसका मतलब जो भी लोग दिव्यांग व्यक्ति हैं, विकलांग व्यक्ति हैं, उनके लिए है। अगर आप दिव्यांग विकलांग श्रेणी में आते हैं तो यस कीजिएगा वरना नो कहने दीजिएगा। अब यहाँ पे बात आती है फोटो की। अब आपको फोटो आपको अपलोड करनी है, तो आपको आपकी फोटो जो है 50 KB से कम की ही फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ है कि फोटो कलरफुल होनी चाहिए, लेकिन जो बैकग्राउंड उसका सफ़ेद होना चाहिए। बैकग्राउंड आपका सफ़ेद होना चाहिए। फोटो के पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो नीला पीला ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ सफ़ेद होना चाहिए। ये इनकी कंडीशन है। और सिग्नेचर की बात करते हैं। सिग्नेचर में आपका जो है 30 KB से कम का सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है। और इस तरह से आपका जो है, और जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। इसमें भी आपको जेपीईजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इतना सब अपलोड करने के, जैसे आप फोटो अपलोड करेंगे, इनको अपलोड आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे, देन आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ये भी हम आपको करके दिखा देंगे। तो देखिएगा हमने यहाँ पे डिटेल्स को फिल कर लिया है। और अब हम फोटो अपलोड के लिए हमने पता था फोटो में आपका बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए। हमने वाइट बैकग्राउंड ले लिया और यहाँ पे इमेज यानी कि सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दे रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन, यानी कि अभी वेबसाइट में सर्वर में दिक्कत चल रही है, तो आप इसको फिर से ट्राई कीजिएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने डिटेल भरी और यहाँ पे ब्लैंक आया था, कुछ एरर आया था। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन आप ये चीज़ याद रखिएगा आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको डायरेक्ट होम पेज पे आके लॉग इन करना रहेगा। तो चलिए हम सीधे होम पेज पे चलते हैं। होम पेज पे जाके हम यहाँ पे वो वापस से फिल करेंगे लॉग इन करके। तो यहाँ पे हम उन्होंने कहीं होम पेज पे जाने का कुछ डायरेक्ट लिंक नहीं दिया हुआ है। तो हम एक बार यहाँ पे गूगल पे फिर से यहाँ जो रजिस्ट्रेशन आप देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन को यहाँ से हम काट देंगे लिंक पे, और यहाँ पे दोबारा एंटर कर देंगे। तो ये देखिए आपका होम पेज आ चुका है। तो यहाँ पे लिखा है कि एंटर एप्लीकेशन नंबर। आपको एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल फ़ोन पे एसएमएस पे आ गया होगा। वहाँ से आप एप्लीकेशन नंबर ले लीजिए और पासवर्ड ही नीचे आपके दो शो हो जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, इन्होंने भेज दिया होगा मैसेज के थ्रू। तो आप देख लीजिएगा और उसी को हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो चलिए हम फिल कर देते हैं।
पासवर्ड भी डाल देंगे। और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा फिल करेंगे। फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिएगा, जैसे हम लॉगिन क्लिक किए तो आपके सामने यहाँ पे वापस से दोबारा डिटेल आपके यहाँ पे खुल के आ चुकी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप कुछ में कुछ अपडेट करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना आप सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप कुछ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपसे कुछ और डिटेल्स मांगी जाएंगी। तो चलिए देखते हैं आखिर और डिटेल्स यहाँ पे क्या हमसे मांगी जाती हैं, उनको भी हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो ये देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने जो आपकी सारी डिटेल्स मांगी है, एजुकेशन डिटेल्स यानी क्वालिफिकेशन, एकेडमिक डिटेल्स यहाँ पे आपसे मांगी जाएंगी। तो आपके यहाँ से आपको 10th की डिटेल फिल करनी है, इंटर की डिटेल फिल करनी है, ग्रेजुएशन भी डालना है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी डाल सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन कोई है तो उसको भी फिल कर सकते हैं। चलिए सीधे हम अपने 10th की डिटेल डालते हैं। हम आपसे डायरेक्ट मिलते हैं इन डिटेल को फिल करते हुए, क्योंकि हम नहीं चाहते पर टाइम वेस्ट हो। अगर फिर भी आप देखिएगा, फिर चलिए लाइव दिखा देते, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आप किस आपने 10th किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया है उसको यहाँ पे डाल दीजिए। हमने यूपी बोर्ड के, तो यहाँ पे यूपी बोर्ड हम डाल देंगे। बस पूछेगा आपने कब हाई स्कूल पास किया, तो हाई स्कूल आपने जब भी पास किया अब उस साल को यहाँ पे एज डाल देंगे। फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे या सेकंड डिवीजन से पास हुए थे, कि ग्रेडिंग सिस्टम था, तो आप यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन या सेकंड जो भी आप हो वो डाल दीजिएगा। हम यहाँ फर्स्ट डिवीजन से हुए थे तो यहाँ पे फर्स्ट डालेंगे। इसके बाद से पूछेगा इक्विवेलेंट परसेंट, कितने परसेंटेज थे आपके हाई स्कूल में, तो आप परसेंटेज डाल दीजिएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट आपके थे, अगर आप जो भी सब्जेक्ट है अपना सब्जेक्ट डाल दीजिएगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग। इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट डाल दीजिए, जो भी आपने हाई स्कूल में आपके सब्जेक्ट आपके मार्कशीट में लिखे हुए हों, उन सब्जेक्ट को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो इसके बाद में अपने से पूछा जाएगा मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। मार्कशीट आपकी जो है वो 500 KB की होनी चाहिए, वो भी PDF में होनी चाहिए। तो आपको, अगर आपको पहले से पता हो PDF में किस तरह से फाइल को कन्वर्ट करना है, तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए वो मैं आपको इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले हाई स्कूल की मार्कशीट को यहाँ पे स्कैन करके रख लेना है। उसके बाद आपको जाना है एक नए टैब पे, यहाँ पे सर्च करना है JPG टू PDF कन्वर्टर। ओके, गूगल पे टैप करना है और यहाँ पे देखेंगे जो भी यहाँ पे ढेर सारी वेबसाइट आ जाती है, तो आप यहाँ पे स्मॉल वाले पे क्लिक कीजिए, स्मॉल PDF की वेबसाइट जो है इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल को चूज़ कीजिएगा, उस हाई स्कूल की मार्कशीट को आपने जहाँ भी सेव किया हो। हाई स्कूल की मार्कशीट तो यहाँ पे हमारी यहाँ पे ये आ चुकी है, तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। देन यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हमारी ये जो JPG की फाइल थी वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे जो है सारी PDF को जो है कन्वर्ट कर लिया, यानी कि जो भी JPG में हमने
हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया और उनको रिसाइज करके हमने जो है 500 केबी से नीचे कर लिया, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने मांगा है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको हम सीधे चूज फाइल करेंगे और अपलोड करेंगे। तो हम चलिए एक एक करके सेलेक्ट कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को जो भी हमने कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पे हम पहले हाई स्कूल उठाएंगे, तो हाई स्कूल तो यहाँ पे अपलोड करेंगे। ये रिकॉर्ड अपलोड हो चुका है। इसके बाद आता है इंटर का, तो यहाँ पे इंटर आपने किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया उसको मैं डाल, तो हमने यहाँ पे यूपी बोर्ड से किया है तो यहाँ पे यूपी बोर्ड डाल देंगे। आपने कब पास किया था इंटर उसको डालेंगे। आप इसमें अपनी फर्स्ट डिवीजन थी, किस डिवीजन से आप पास हुए तो वो आप डाल देंगे। सेकंड डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन जो भी आप यहाँ फर्स्ट डिवीजन पास हुए इसलिए हम पे फर्स्ट डाल देंगे। यहाँ पे आप सीधे लिख दीजिएगा, इंग्लिश में आप लिख दीजिएगा फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट इस तरह से यहाँ पे लिखिए फर्स्ट। सेकंड हो तो सेकंड लिखिएगा। कितने परसेंटेज थे आपके तो परसेंटेज लिख दीजिएगा। इसमें अगर कौन कौन सा सब्जेक्ट हो आप सब्जेक्ट डाल दीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स। इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट डाल दीजिए जो भी अपने इंटर जिस सब्जेक्ट से आपने पास किए हो। चेक कर लीजिएगा सारा में स्पेलिंग सब सही है। हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, ठीक। अब यहाँ पे आपको कक्षा 12 की मार्कशीट अपलोड करनी है। जिस तरह से हमने हाई स्कूल की इसी तरह से आपको यहाँ पे कन्वर्ट कर लीजिए और पीडीएफ में ही बना कर रखिए और हर पीडीएफ का फॉर्मेट वो 500 केबी से कम ही होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे अपनी इंटर की मार्कशीट को मैंने यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है, तो इंटर की मार्कशीट को भी यहाँ से अपलोड करेंगे। ये भी हमारी अपलोड हो चुकी है। ठीक इसी तरह से हम ग्रेजुएशन की डिटेल डालेंगे। तो अपने ग्रेजुएशन में आपने क्या क्या किया है, बीए, बीबीए, बीएससी जो भी किया हो, तो हम यहाँ पे बीएससी डालेंगे। अपने बीएससी किया है तो आप किस यूनिवर्सिटी से आपने किया आप उस यूनिवर्सिटी का यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। तो हमने यहाँ पे कानपुर यूनिवर्सिटी किया तो पहले यहाँ पे सर्च करेंगे यहाँ पे कानपुर यूनिवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी देखने को नहीं मिली तो आप अदर पे भी क्लिक कर सकते हैं, अदर पे क्लिक कर देना आप डिटेल को भर सकते हैं। तो हम एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज कहीं है या नहीं। तो यहाँ पे कानपुर यूनिवर्सिटी CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ अदर पे जाएंगे। अदर पे जाके थोड़ी देर आपके सामने पेज लोड होगा और लोड होने के बाद से ये देखिएगा अदर में किस यूनिवर्सिटी से किया वहाँ पे डाल देंगे। तो कानपुर यूनिवर्सिटी के तो कानपुर यूनिवर्सिटी से, जो आगरा यूनिवर्सिटी आगरा यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी जो ग्रेजुएशन किया उसको हम जब डाल देंगे। डालने का अभ्यास पूछे आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया, कब आपने पास किया, तो आप वो पासिंग ईयर डालेंगे। देन आप किस डिवीजन से पास हुए थे, फर्स्ट या सेकंड डिवीजन पास हुए थे आपको वो डालना है। तो फर्स्ट ही डलेगा आपका यहाँ पे, अगर आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे, क्योंकि 60% से ऊपर का जो भी डिवीजन आता है वो फर्स्ट डिवीजन ही काउंट किया जाता है। और यहाँ पे ये फर्स्ट डिवीजन ही काउंट होगा, कंपलसरी है। सेकंड डिवीजन डाल के आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे कितनी परसेंटेज आपके आए थे तो आप वो डाल दीजिएगा। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे तो आप सब्जेक्ट डाल दीजिएगा। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट डालने के बाद से ग्रेजुएशन के मार्कशीट अपलोड करने को बोला जाएगा, तो आपको उसी तरह से ग्रेजुएशन की मार्कशीट को भी अपलोड कर देना है।
बीएससी, ये जो भी आपने किया हो उसकी तरह से उसको भी अपलोड करेंगे। ये भी ये सारी की सारी पीडीएफ फाइल्स आपकी 500 केबी से कम ही होनी चाहिए। इस तरह से आप देखिए हमारे ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। किया तो हमने एमबीए है लेकिन हम यहाँ पे डालेंगे नहीं, क्योंकि हम ये सिर्फ आपको करने के लिए दिखा रहे हैं किस तरह से फॉर्म कंप्लीट करना है, इसीलिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इतना ही रखेंगे। आप डालना चाहते हैं अपने जो भी आपने की एमए एमएड जो भी आपने किया उसको यहाँ पे ठीक इसी तरह से डिटेल भर दीजिएगा। यूनिवर्सिटी भरेंगे, यहाँ पे ईयर भरेंगे, किस फर्स्ट डिवीजन से थे या कोई भी जो भी था, कितने परसेंटेज था आप उस परसेंटेज डालिएगा, और कौन कौन सब्जेक्ट थे, और देन यहाँ पे आप उसकी मार्कशीट को अपलोड कर देंगे, जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं। अगर आपने कुछ और भी किया है तो अदर क्वालिफिकेशन आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, जैसे एनसीसी वगैरह लोग करते हैं, एनसीसी वगैरह है, या स्पोर्ट का कोई अपने के पास सर्टिफिकेट है तो वो डाल दीजिएगा यहाँ पे अदर वाले में। किसी यूनिवर्सिटी है कहाँ से किया तो उसको यहाँ पे डाल देंगे, पासिंग आसिंग जो भी हो। कंप्यूटर का भी आप यहाँ डाल सकते हैं, आपने कंप्यूटर कोर्स को किया कंप्यूटर कोर्स यहाँ पे डाल देंगे, ट्रिपल सी वगैरह है वो भी आप यहाँ फिल कर सकते हैं अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत। इस तरह से आपको यहाँ पे फिल करेंगे और चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। इस तरह से हमने यहाँ पे इनको जो है अपलोड कर दिया है, जो हमें लगता है इतनी मैंडेटरी है उनको मैंने कर दिया है। अब देखते हैं नीचे आपसे पूछा जाएगा डिटेल्स ऑफ पब्लिश्ड रिसर्च पेपर, आर्टिकल, बुक, अदर एकेडमिक पब्लिकेशन। अगर आपने कोई रिसर्च की है, जैसा कि लोग पीएचडी करते हैं तो पीएचडी के टाइम पे रिसर्च वगैरह पेपर सबमिट की जाती है, या आजकल तो एकेडमिक्स ईयर्स में भी बीएससी वगैरह में भी रिसर्च कराई जाती है कहीं ना कहीं, या अगर आप एमबीए वगैरह करते हो उसमें भी रिसर्च कराई जाती है। इस तरह से अगर कोई रिसर्च पेपर आपने कंप्लीट किया हो या कुछ रिसर्च की हो, कोई आर्टिकल लिखा हो, कोई बुक लिखा हो, तो यहाँ पे आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद में आपके सामने ये पेज थोड़ी देर में लोड हो जाएगा, और लोड होने के बाद आपसे डिटेल पूछिएगा अपने आपका टाइटल क्या था, आपने जो भी बुक वगैरह या आप जो भी रिसर्च की उसका नेम क्या था, आप अपना नाम डाल सकते हैं। आपने आप लिखा हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर में कोई रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा। फर्स्ट ऑर्डर अगर आप ही है तो यस कीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। लिंक हो अगर रिसर्च वर्क की कोई लिंक डाल दीजिएगा और उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इस तरह से आपको करना है, क्योंकि अगर हमने नहीं किया तो मैं यहाँ पे इसको अनटिक कर देंगे। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अब से यहाँ पे डिटेल पूछेगी अपने कंप्यूटर के रिगार्डिंग। तो यहाँ से पूछेगा प्रोफिशिएंसी विद एमएस ऑफिस, डाटा सॉफ्टवेयर, ट्रिपल सी वगैरह। अगर आपने ट्रिपल सी वगैरह किया होगा तो आपको यहाँ पे यस करना है, इसको टिक कर देना है। अगर आपको एमएस ऑफिस की जानकारी है तो यहाँ पे इसको टिक कर देंगे, और ट्रिपल सी किया तो ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट को हम यहाँ से अपलोड कर देंगे। इसका भी सेम है, 500 केबी का ही होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। देन आपको पूछेगा प्रोफिशिएंसी विद जीआईएस एंड स्पेशियल मैपिंग। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो इसको यस कीजिएगा, वरना इसको रहने दीजिए, अनटिक ही रहने दीजिएगा। स्पोर्ट में अगर कोई आपने कुछ किया है, नेशनल लेवल स्पोर्ट वगैरह किया तो उसको यस कीजिएगा, वरना नन पे क्लिक कर दीजिएगा। देन अगर आपने कुछ अचीवमेंट हासिल की है ग्रेजुएशन के अंतर्गत यूनिवर्सिटी से तो यस कीजिए, गोल्ड सिल्वर गोल्ड जो भी किया हो, वरना इसको नन पे रहने दीजिएगा। तो इस तरह से आपकी यहाँ पे डिटेल जो है फिल हो जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पे ट्रिपल सी फिलहाल के लिए हम हटा देते हैं। अगर कंपलसरी होगा तो यहाँ पे हम ट्रिपल सी को भी ऐड करके यहाँ पे अपलोड करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे पूछा जाता है आपसे हिंदी आपको पढ़नी आनी चाहिए तो रीडिंग पे क्लिक करेंगे, राइटिंग लिखनी आनी चाहिए, स्पीकिंग भी आनी चाहिए। ये हिंदी की कंडीशन हो गई, कंपलसरी है। इंग्लिश भी इनकी कंपलसरी, तो रीड, राइट एंड स्पीक तीनों पर टिक कर दीजिएगा, और टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। ये देखिए आप लिखा है एकेडमिक डिटेल्स सबमिट हो चुकी है, सक्सेसफुली हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जब क्लिक करें तो आपके सामने न्यू पेज ओपन होगा, उसमें देखते हैं उन्होंने आपसे इस बार पूछा जाएगा आपके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जाएगा। तो इस स्टेप में आपसे ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जाएगा, ऑक्यूपेशन डिटेल आपको डालना है। अगर आपने कहीं काम किया है तो आप इसको फिल करेंगे, वरना इसको नहीं फिल करेंगे।
तब पूछा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, आपने अभी क्या कर रहे हैं, आप अभी कोई काम कर रहे हैं तो इसको ये टिक कीजिएगा। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपकी पोजीशन क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, किस तरह का कार्य है, परमानेंट है, टेम्परेरी है, या किस तरह काम है, उसको यहाँ पे डालेंगे। कब से कब से आपने ज्वाइनिंग की थी, ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे डालेंगे फॉर्म में, और कब तक आपने काम किया आप यहाँ पे उसको डालेंगे। सैलरी कितनी थी, सैलरी यहाँ पे डाल देंगे, और उसका भी जो भी प्रूफ हो, सैलरी स्लिप वगैरह जो भी चीज़ है वो आप वहाँ पे आप इसको अपलोड कर देंगे। अगर आपने कोई भी काम नहीं किया तो आप इसको अनटिक कर दीजिएगा, अनटिक ही रहने दीजिएगा। अगर आपको कुछ और वर्क एक्सपीरियंस हो, इंटर्नशिप आपने पहले किया हो, तो आप उसको यहाँ पे टिक करके सेम इसी तरह से डिटेल भर सकते जैसा आपको मैंने अभी इस स्टेप में बताया था। तो इसके बाद यहाँ पे है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। 300 वर्ड में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। 300 वर्ड में आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। 500 कम से कम 300 वर्ड और अधिकतम 500 वर्ड में आपको यहाँ स्टेटमेंट लिखना होगा, पर्पज लिखना होगा। कि आपका उद्देश्य क्या है इस जॉब को ज्वाइन करने के लिए, इंटर्नशिप को ज्वाइन करने के लिए, इसके बारे में आपको यहाँ पे 300 शब्दों में लिखना है। तो जैसा कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पज शायद ही लोगों को पता हो, जिनको पता हो बहुत अच्छी बात किस तरह से लिखना होता है। आप चाहे इसको हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन ये 300 से 500 वर्ड में ही लिखना रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग ऑलरेडी इसको लिख के रखा हुआ है, वो मैं यहाँ पे इसको सबमिट करूँगा। आप चाहे तो मेरे इस नोट से, मेरे इस जो भी मैंने लिखा है इससे आप स्टेटमेंट को कॉपी कर सकते हैं, उसमें एडिट करके आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडिट करके इसको सबमिट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने आके यहाँ पे क्या लिख रखा है। तो मैंने यहाँ पे जो भी लिख रखा है मैं इसको यहाँ से इसको जो है इसको कॉपी करूँगा। ये जो है 350 के आसपास का, 350 आसपास वर्ड में इसको मैंने लिखा हुआ है। चलिए मैं इसको यहाँ से पूरी तरह से इसको कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, ये मैं आप चाहे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, या चाहे तो कमेंट करेंगे तो मैं इसको आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो किस तरह से लिखना है ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको ये कहीं ना कहीं से प्रोवाइड जरूर करवा दूंगा, अपने इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँ किस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ करेक्शंस हैं, उनको हम ठीक कर लेते हैं, देखते हैं कुछ शायद इसमें रेड लाइन्स आ रही हैं। वैसे तो सारा कुछ मैंने ठीक ही लिखा हुआ है। चलिए अब यहाँ पे हम इसको सीधे सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट देखिए हमारा सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक करेंगे। अब ओके पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका ऑक्यूपेशन डिटेल यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अदर डिटेल्स पूछी जाएंगी। अदर डिटेल्स में आपको क्या भरना है आप देख सकते हैं, स्कॉलरशिप फेलोशिप प्रीवियसली, यानी कि अगर आपने पिछले साल कभी भी इंटर्नशिप किया हो या स्कॉलरशिप ली हो इस तरह की योजनाओं के तहत, आपको इन सब की डिटेल यहाँ पे भरनी पड़ेगी। अगर लिया है तो यहाँ पे हम जो बॉक्स देख रहे हैं इस बॉक्स पे यहाँ पे आपको टिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ पे टिक करेंगे, टिक करने के बाद आपके सामने ये पेज दोबारा लोड होगा और देखिएगा आपके सामने ये ऑप्शन भरने के लिए आ चुका है। यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ स्कॉलरशिप फेलोशिप, इसका सोर्स क्या था, सोर्स भरना रहेगा। इसके बाद आप वैल्यू ग्रांट, आपको कितनी वैल्यू मिली थी, कितना रुपया मिला था इसके लिए, उसको भरना रहेगा। और इसमें किस तरह का काम आपने किया था और किस तरह से काम को कंप्लीट किया था। उसके बाद आपको वेदर द वर्क फॉर विच फेलोशिप वर्कशिप में इसमें आपको किस तरह का अवार्ड मिला था, किस तरह का काम था, ये भरना रहेगा। देन इसके बाद आपको एक प्रूफ अपलोड करना रहेगा, उसका जो सर्टिफिकेट वगैरह वो अपलोड करना रहेगा। इस तरह से आप इसको भरना रहेगा। तो हम इसको हटा देते हैं, अनटिक कर देते हैं। इसके बाद आता है एनी अदर इन्फॉर्मेशन वुड यू लाइक टू शेयर, ऑप्शनल है ये। अगर आप कुछ और जानकारी देना चाहे तो दे सकते हैं अपने काम के रिगार्डिंग, अगर आपने कुछ स्पेशल कुछ काम किया हो तो, वरना इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो 27 नंबर का कॉलम जो देख रहे हैं उसमें लिखा है सेलेक्ट एनी 5 डिस्ट्रिक्ट एज पर प्रेफरेंस, इफ सेलेक्टेड शॉर्ट लिस्टेड डिस्ट्रिक्ट इज नॉट अश्योर्ड। इसका मतलब है कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी 5
डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे आप ज्वाइन करके काम करना चाहते हो, लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है कि आपको वो पांचों डिस्ट्रिक्ट दे ही दिए जाएं, उनमें ही कहीं जॉब दे दिया जाए। ये कोई कंफर्म नहीं कि आप जो भी डिस्ट्रिक्ट डालें वहाँ पे आपको जॉब दे दिया जाए। ये तो चलिए आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डिस्ट्रिक्ट डालना चाहे वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एक करके पांचों डिस्ट्रिक्ट जो है सेलेक्ट कर दूंगा अपने अकॉर्डिंग। आप चाहे अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब चलते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब चलते हैं तीसरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ। याद रहे कि आपके ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट यूपी के ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश के ये आपके सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग ही आपको सारे डिस्ट्रिक्ट को भरना है। अब चलते हैं चौथी डिस्ट्रिक्ट की तरफ। चौथा डिस्ट्रिक्ट भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये ऑटोमेटिकली ही ऊपर चला जाता है, फिर हमें नीचे आना पड़ता है स्क्रॉल करके। चलिए चौथा डिस्ट्रिक्ट भी हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब चलते हैं सीधे पांचवें और लास्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ जो कि हम सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पे नीचे आपको थोड़ा ध्यान दे तो पांचवें डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल सबमिट, यानी कि आपका जो भी फॉर्म था वो यहीं तक कंप्लीट करना था। अगर आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया तो इसका मतलब आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे डिक्लेयर दैट क्लिक करेंगे चेक बॉक्स पे और यहाँ पे फाइनल सबमिट पे अब हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करें यहाँ पे दिखा है अदर डिटेल्स सबमिट सक्सेसफुली हो चुकी है और ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम एक बार इसको फिर से सब फाइनल सबमिट पे क्लिक करके देखते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि फाइनल सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, तो मैं वो नोटिफिकेशन देखना चाहता हूँ फिर से यहाँ पे। तो ये देखिए इस बार आपका आ चुका है कि आफ्टर फाइनल सबमिट यू विल नॉट एबल टू चेंज एनी थिंग्स। ओके, अगर आप चेक कर लीजिए सब कुछ आपका डाटा सही तो भी आप फाइनल सबमिट क्लिक कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा, वरना आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम फाइनल सबमिट क्लिक कर देते हैं और ये देखिए फिर से हमारा पेज उसी तरह से रिलोड होके आ रहा है। तो इस बार आ चुका है प्रिंट के लिए। तो प्रिंट के लिए हम प्रिंट करना रहेगा अपने फॉर्म को, क्योंकि फाइनल सबमिट के बाद प्रिंट आपका आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का, तो इसको आप सेव करके रखेंगे। तो चलिए प्रिंट पे क्लिक कर लेते हैं। तो पॉपअप ये ब्लॉक आ रहा है तो हम इसको यहाँ से इनेबल करेंगे। पहले तो आपके ब्राउजर में ये दिक्कत आ सकती है कि आपको पॉपअप इनेबल ना हो, तो इसको हम यहाँ से इनेबल करेंगे। ये देखिएगा हमारे दूसरे एक नए पेज में ये ओपन हो चुका है, एक नए पेज में। तो ये देखिएगा हमारा ये नया पेज ओपन हो चुका है पॉपअप के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आपका देख सकते हैं आपका फाइनल प्रिंट का जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये है आपका फाइनल प्रिंट। इसको आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर लीजिएगा और प्रिंट पे क्लिक करने को आप इसको सेव करके रख लीजिएगा। तो ये था आपका आज की वीडियो में किस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे हमने इस फेलोशिप को समझा पहले क्या चीज़ है, क्या इसके नियम व शर्तें हैं। देन हमने इस फॉर्म को यहाँ पे पूरी तरह से फिल किया है और अब हम इसको यहाँ पे हमने इसको जो है यहाँ से इसको प्रिंट भी कर लिया है। तो इस तरह से आपने देखा सब कुछ आप सीख गए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब लेकिन नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।